स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें अपने कुछ एप्लीकेशन पढ़ लिए थे। आज जो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो क्या है? हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, जल अपघटन का उत्पाद। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर अपन चेक करेंगे किसी कंपाउंड का जल अपघटन कैसे होगा और जल अपघटन के बाद उसका जो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होगा। तो अपन चेक करते हैं वो कौन कौन से कंपाउंड जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर जल अपघटन होगा या नहीं होगा। कैसे पता किया जाएगा कि इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस से होगा या नहीं होगा। तो देखना बच्चों ध्यान से, सबसे पहले बात आती है हाइड्रोलाइसिस की, जल अपघटन की। जल अपघटन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोलाइसिस का मतलब है जल के द्वारा उस कंपाउंड का अपघटन। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या किया, किसी कंपाउंड को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्रोडक्ट बनेंगे। इसका मतलब उसका जो ब्रेक हुआ है किसके द्वारा हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा हो रहा है। उसे क्या बोला जाता है? जल अपघटन। अब देखना बच्चों, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, उसका जल अपघटन होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें वैसे बोला जाता है कि द्विअंगी यौगिकों का जो जल अपघटन होता है उसके लिए एक चीज ध्यान में रखनी होती है, वो क्या है? उसके पास कम से कम जो कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु है उसके पास से रिक्त कक्षक होना बहुत जरूरी है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसी भी द्विअंगी यौगिक में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वहां पे क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु के पास, तो वहां पे हाइड्रोलाइसिस इजीली हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, कंडीशन क्या अप्लाई कर दी मैंने? हाइड्रोलाइसिस के लिए कंडीशन क्या है? किसी द्विअंगी यौगिक के जल अपघटन के लिए क्या होना जरूरी है? जल अपघटन के लिए उसके कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु के पास वैकेंट ऑर्बिटल या रिक्त कक्षक होना जरूरी है। रिक्त कक्षक होना अनिवार्य है। तो किसी द्विअंगी यौगिक को आपने दिया होगा, उसमें चेक करना है कि हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा। ये किसके द्वारा पता किया जाएगा? उसमें जो कंपाउंड, जो द्विअंगी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु, इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसमें अपन चेक करेंगे उस परमाणु के पास क्या होना चाहिए? रिक्त कक्षक, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, चाहे वो p ऑर्बिटल हो या d ऑर्बिटल हो। ये इसकी क्या होगी? नेसेसरी कंडीशन होगी कि हाइड्रोलाइसिस के लिए जो प्रोडक्ट बनेंगे इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा। तो ये बेसिक कंडीशन होगी कि उस कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस के लिए कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। देखना बच्चों, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। वैकेंट ऑर्बिटल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, देखना। इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। देखना एग्जाम्पल, जैसे BCl3 का जल अपघटन होगा या नहीं होगा, ये अपने को चेक करना है। BCl3 का जल अपघटन होगा या नहीं होगा, ये अपने को चेक करना है। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? कोई द्विअंगी यौगिक जिसमें 2 एटम प्रेजेंट हो, डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो, 2, वैसे तो इसमें 4 एटम है लेकिन 2 डिफरेंट एटम होने चाहिए। द्विअंगी यौगिक जिसमें कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु इसमें कौन है? बोरोन। बोरोन क्या है? कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो EN
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बोरॉन की, कम है। तो कम विद्युत ऋण परमाणु के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर कम विद्युत ऋण परमाणु के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन से प्रोडक्ट बन जाएगा। देखना बच्चों ध्यान से, बोरॉन क्या है, बोरॉन और क्लोरीन में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, बोरॉन की। बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कम विद्युत ऋण परमाणु के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका मतलब BCl3 का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। कैसे होगा देखना, BCl3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, BCl3 देखना बच्चों ध्यान से, BCl और Cl ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। इसमें आप देख लो, बोरॉन के पास अगर मैं बात करूं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 प्लस क्लोरीन कितने, 3 और अदर आइटम है नहीं, अपॉन 2। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, 6/2 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब sp2 संकरण, sp2 का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। मैंने कहा इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो वाटर का मॉलिक्यूल इसके पास जुड़ेगा, वाटर का मॉलिक्यूल H2O। अगर इस वाटर के मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा ओपनली लिख लेता हूं, इसकी वाटर मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है, वी शेप होती है। वी शेप का मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखना बच्चों ध्यान से, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब अब ये क्या करेंगे देखना, इस क्लोरीन के पास, इसे बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो ये कहां पे कैसे करेगा देखना। इसकी अगर बात की जाए, बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इस बोरॉन के पास क्या है, जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर दिया। बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया इसको, वैकेंट ऑर्बिटल। इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा देखना, ये वैकेंट ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर तो कह सकता हूँ या मैं इलेक्ट्रॉन कह सकता हूँ, तो ये क्या होंगे, इस ऑर्बिटल में आ जाएंगे, दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखना, जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में दिए जाते हैं तो यहाँ से Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखना बच्चों ध्यान से, और यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा। ये जो H है यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ से निकलेगा क्या, HCl, H और Cl यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बनेगा, बोरॉन, क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन हो गई, और क्या बचा, यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ से एक H। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कंपाउंड बन गया। इस H को मैं यहाँ से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये कंपाउंड बन गया। अगर दोबारा इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं तो क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल अगेन आएगा, और इसके लोन पेयर इस ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो ये जो लोन पेयर है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे दिए जाएंगे, उसके बाद वापस एक H और आ जाएगा, यहाँ से Cl के फॉर्म में निकल जाएगा। और देखना बच्चों ध्यान से, और यहाँ से क्या होगा, एक H और निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से H है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक H पॉजिटिव के वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। HCl निकलने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा देखना ध्यान से, BOH और क्या बनेगा यहाँ पे Cl। एक क्लोरीन और बच गया, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखना, एक वाटर का मॉलिक्यूल अगेन इसके पे अटैक करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या देगा आपने, लोन पेयर देगा ऑक्सीजन। तो देखना बच्चों क्या बनेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है। और यहाँ से इस H2 में से, इस H2 को मैं ओपनली लिख रहा हूँ थोड़ा, H और H, तो यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और HCl निकल जाएगा, HCl निकलेगा, यहाँ से HCl अगेन निकल जाएगा, HCl निकलते ही क्या बनेगा, BOH का होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस। और HCl कितने निकले, एक HCl यहाँ से निकल गया, और एक HCl यहाँ से निकलेगा -HCl, और एक HCl निकले, कितने निकल गए, 3 HCl के मॉलिक्यूल निकल गए।
तो मैंने कहा किसी कंपाउंड में अपने को चेक करना है कि उसके जल अपघटन से क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, तो उसको अपन किससे चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। मैंने कहा उस द्विआयनिक यौगिक में, उस कंपाउंड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी ये वाटर का मॉलिक्यूल इसका क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस कर पाएगा। तो ये अपने ध्यान में क्या रखना है, वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। तो मैंने क्वेश्चन किया था एग्जांपल से कि BCl3 का जल अपघटन होगा या नहीं होगा, तो BCl3 का जो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, BOH का होल थ्राइस। इसको क्या बोला जाता है, H3BO3 बोरिक एसिड बनेगा। ये क्या होता है, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, इसको क्या बोला जाता है, बोरिक एसिड। H3BO3 को क्या बोला जाता है, बोरिक एसिड बनेगा। तो BCl3 का जो हाइड्रोलिसिस होगा उसमें एक तो HCl बनेगा, एक बोरिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे अपने को पता लगाना था कि इसका जल अपघटन होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि बोरॉन लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, इसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इस तरीके से पता करना होता है कि हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, नोट कर लें। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब देखना बच्चों, इस बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। इस वैकेंट ऑर्बिटल का बेसिकली मीनिंग कैसे देखा जाएगा कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, देखिएगा। जब हमने बात की कि बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट ऑर्बिटल कैसा होता है इसकी अपन बात करेंगे, किस तरीके का ऑर्बिटल मिलेगा। वैकेंट का मतलब यहाँ पे कैसे लिया जाएगा, देखना। BCl3 बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखना बच्चों, ये वैकेंट ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल की बात कर रहा है, देखिएगा। बोरॉन की अगर मैं बात करूं, बोरॉन, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। इसका ये क्या है, वैलेंस सेल है। 2s2 2p1 इसका क्या है, वैलेंस सेल। इसी की अपन बात करेंगे वैलेंस सेल की। देखना ध्यान से, s उपकोष में अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो कितना होता है, 1 होता है। p में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3 होते हैं। p में 3 ऑर्बिटल। s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। p में कितने हैं, 1। अभी इसकी बात नहीं करें, सिर्फ वैलेंस सेल की बात करें। ये तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ग्राउंड स्टेट में होता है, मूल अवस्था में होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ग्राउंड स्टेट में होता है। जब इसको एक्साइटेड स्टेट में भेजा जाएगा, जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात एक्साइटेड स्टेट में की जाती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो s में 2 इलेक्ट्रॉन है जो पेयरिंग हो रखी है, ये क्या होंगे, उत्तेजित हो जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे। अब देखना बच्चों ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया उत्तेजित अवस्था में, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास जो s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, p ऑर्बिटल में चला गया जो खाली था, इस तरीके से। तो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में अगर बात की जाए तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को दोनों को दिख रहा है। देखना बच्चों ध्यान से, 2s2 2p1, s में भी ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन, p में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों ही स्टेट में, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, दोनों में ही क्या है, p ऑर्बिटल खाली है। ऑर्बिटल क्या है, खाली है। ये क्या है यहाँ पे, वैकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक। ये यहाँ पे क्या है, रिक्त कक्षक। इसी को क्या बोला जाता है, रिक्त कक्षक। क्योंकि ये p ऑर्बिटल खाली है तो ये इसका क्या बोला जाएगा, p ऑर्बिटल, p कक्षक क्या है, खाली है। तो बोरॉन में p ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, खाली होता है। तो जिस बोरॉन की मैं बात कर रहा था, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल की बात कर रहा था, वो कौन सा होगा, p ऑर्बिटल। इस तरीके से देखा जाता है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन के बाद उसकी एक्साइटेड स्टेट में भी चेक कर लेना कि इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करवाने के बाद अगर कोई ऑर्बिटल खाली बचता है तो उसमें क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका मतलब उसमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस से हो जाएगा। नोट कर लो इसको। चलिएगा, अब बात आती है
कि कुछ कौन कौन से कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगा, कौन कौन से कंपाउंड, या मैं ऐसे कह दूं कि कौन कौन से कंपाउंड है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल से होगा। तो देखिएगा बच्चों, उन ऑर्बिटल कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान में क्या रखना है आप लोगों को, देखिएगा लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, या मैं कह सकता हूं इनके जो कंपाउंड्स हैं उनके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, रिक्त कक्षक इनके पास प्रेजेंट होगा, रिक्त कक्षक प्रेजेंट, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। किसमें, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन जो एटम इनके कंपाउंड जो भी बनेंगे उनमें क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अब बात आती है कौन कौन से ऐसे कंपाउंड जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, या मैं ऐसे कह सकता हूं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो कौन कौन से हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनके जो कंपाउंड्स हैं, इन 4 एटम्स के जो भी कंपाउंड्स बनेंगे उनके कंपाउंड्स, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, या मैं कह सकता हूं इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट होंगे, रिक्त कक्षक क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब इनका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल इनके पास नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इनके पास कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं बचता जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली हो। सभी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का तो हाइड्रोलिसिस, इनके कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और इनका नहीं होगा। अब देखना बच्चों, ये जो मैंने लिखे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, दूसरे आवर्त के तत्व है। ये भी क्या है, दूसरे आवर्त के तत्व है। तो ये तो बात हो गई सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोलिसिस उनका होगा या नहीं होगा, तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। अब बात आती है थर्ड पीरियड के एलिमेंट की। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं तृतीय आवर्त के तत्व है, तृतीय आवर्त के तत्व है। आवर्त सारणी में जो तृतीय आवर्त के तत्व होंगे, या मैं ऐसे बोल दूं तृतीय आवर्त के तत्व है, या उसके बाद वाले सभी आवर्त के तत्व है, सभी आवर्त के तत्व है। तो तीसरे आवर्त की बात कर ले, या तीसरे आवर्त के बाद चौथे, पांचवें, छठे आवर्त की बात कर ले, या सातवें आवर्त, तो उसमें क्या होता है, सभी आवर्त के तत्व में क्या होता है, रिक्त कक्षक पाया जाता है, रिक्त कक्षक उपस्थित होगा। अगर रिक्त कक्षक उपस्थित है इसका मतलब उनका हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगा। तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। तो मैंने बता दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। और क्या ध्यान में रखना है, तीसरे आवर्त के तत्व या उसके बाद आने वाले जितने भी आवर्त हैं उनके जो एलिमेंट होंगे, तत्व होंगे, उनमें क्या मिलेगा, वैकेंट ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। उसका मतलब उसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो किसका नहीं होगा, दूसरे आवर्त के तत्व में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे उनमें क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट होगा। अगर वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट है तो जल अपघटन उत्पाद भी नहीं बनेंगे, जल अपघटन इजीली नहीं होगा। तो नोट कर लो कि किसमें तो जल अपघटन होगा और किसमें नहीं होगा। चलिएगा कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम इसी के रिगार्डिंग। जो अपना कंसेप्ट है कि किसमें तो हाइड्रोलिसिस होगा, किसमें नहीं होगा, चेक क्या करना है। हाइड्रोलिसिस के लिए मैंने बताया किसी भी द्विअंगी कंपाउंड में चेक करना है कि लोअर नेगेटिविटी एटम के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल या रिक्त कक्षक है, तो उसका जल अपघटन हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं अपने इसको, किसका तो जल अपघटन होगा और किसका नहीं होगा। देखिएगा क्वेश्चन,
OF2 का जल अपघटन नहीं होता, OF2 का जल अपघटन नहीं होता, OCl2 का हो जाता है। क्यों? OCl2 का जल अपघटन होता है। क्यों? कारण पूछा है कि OF2 का तो जल अपघटन नहीं होता लेकिन OCl2 का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखना बच्चों ध्यान से। अगर बात की जाए यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऑक्सीजन की। तो कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु के पास अपने को चेक करना है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। मैंने कहा ऑक्सीजन और इसके कंपाउंड्स के साथ क्या होता है? कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु के पास चेक करना है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, इसके पास चेक करना है। कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा। तो ये इसका कारण हो गया कि इसका जल अपघटन तो नहीं होता। ये भी अपने क्वेश्चन में दे रखा था। अब बात आती है OCl2 का जल अपघटन हो जाता है। क्यों? अब बात आती है ऑक्सीजन और क्लोरीन में। ऑक्सीजन और क्लोरीन में अगर बात की जाए विद्युत ऋणता की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होती है? ऑक्सीजन की। कम किसकी होती है? क्लोरीन की। ऑक्सीजन और क्लोरीन में विद्युत ऋणता क्लोरीन की कम होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है? ज्यादा होती है। अब देखना अपने को क्या चेक करना है? कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु के पास वैकेंट ऑर्बिटल, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु ये है, ये कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु होगा तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल क्या है? इसके पास प्रेजेंट है। वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि क्लोरीन क्या है? ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन तीसरे आवर्त का तत्व होता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है। मैंने कहा था तृतीय आवर्त और इसके बाद आने वाले जितने भी आवर्त के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल उपस्थित होंगे। तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है क्लोरीन, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है इसका मतलब इसका हाइड्रोलिसिस होगा। अब बात आती है इसके उत्पाद की। हाइड्रोलिसिस के बाद इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा उसकी बात करते हैं। OCl2 का हाइड्रोलिसिस होगा, कैसे होगा देखना। OCl की शेप कैसी होती है? V शेप होती है। OCl एंड Cl, वाटर का स्ट्रक्चर देखना बच्चों ध्यान से। वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ क्या करेगा? अटैक करेगा वाटर का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होंगे। मैंने कहा क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है? कम होती है। कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्यों है? क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब ये मैंने क्या कर दिया? क्लोरीन का वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक वाटर का मॉलिक्यूल एक क्लोरीन के साथ इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर देगा ऑक्सीजन। तो यहाँ से इस ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है इसके साथ क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे, इसके ये इसको दे देंगे। तो क्या होगा? ऑक्सीजन और क्लोरीन में विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होती है? ऑक्सीजन की। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच दिए तो कार्बन इस क्लोरीन पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये किस तरीके का बॉन्ड होता है? ये जो बॉन्ड होता है ये किस तरीके का बॉन्ड होता है? उपसहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल में ये इसने क्या किया? अपने लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसको क्या बोला जाता है? उपसहसंयोजक बंध। अब देखना बच्चों सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब देखना यहाँ से क्या बनेगा। इस सब बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है? अगर इस बॉन्ड की बात की जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस माइनस। इस बॉन्ड को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस बॉन्ड को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैंने कहा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? ClO, O पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? जब H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव और यहाँ से पहले से पॉजिटिव चार्ज दोनों उदासीन हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? ClOH। तो ये Cl, ये बॉन्ड OH, तो बाहर क्या यहाँ पे क्या निकलेगा? H प्लस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना देखना? ClOH। क्या बन गया? ClOH। अब देखना बच्चों ध्यान से, एक तो ये बन गया
सेकंड क्या है O माइनस और Cl, O माइनस Cl, और यहाँ से जो H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकला था वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो H पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकला था वो इसके साथ जुड़ जाएगा OH, O माइनस यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में ये जो निकला था ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, क्या बना ClOH। अब क्या होगा देखना, एक वाटर का मॉलिक्यूल अगेन इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल H2O, वाटर का मॉलिक्यूल जब इस पे अटैक करेगा तो देखना कैसे किस तरीके की रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ये क्लोरीन के पास क्या है ऑर्बिटल, इसमें क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल में। तो ऑक्सीजन और इसकी विद्युतीनता ज्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की। यहाँ पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव उदासीन हो जाएंगे, यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर से जो H पॉजिटिव निकला है, ये जो H पॉजिटिव निकला है ये किसके पास आएगा, OH माइनस के पास से आ जाएगा। तो क्या क्या बनेगा कंपाउंड, ClOH, और एक क्या बना OH माइनस, ये OH माइनस C और H प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। तो OCl2 के हाइड्रोलिसिस में क्या बना देखना, ClOH, दो तो ClOH के मॉलिक्यूल बने, क्या बने 2ClOH बने और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। तो OCl को अगर OCl2 का हाइड्रोलिसिस होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2ClOH के मॉलिक्यूल बनेंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से OCl2 का हाइड्रोलिसिस तो होगा और OF2 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नोट कर लो इसको। चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, देखना बच्चों ध्यान से। नेक्स्ट NF3 का जल अपघटन, NF3 का जल अपघटन नहीं होता और NCl3 का जल अपघटन हो जाता है। क्यों होता है, क्यों? NF3 का जल अपघटन तो नहीं होता लेकिन NCl3 का जल अपघटन हो जाता है, क्यों? तो देखना बच्चों, NF3 की बात की जाए, NF3 की, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। NF3, NF3 में क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम है। कम विद्युत ऋण परमाणु क्या है, नाइट्रोजन। कम विद्युत ऋण परमाणु नाइट्रोजन है। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट मैंने कहा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो ये वही बोल रहा है NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। NCl3 का क्यों हो जाता है देखना। अब इसमें अगर बात की जाए नाइट्रोजन और क्लोरीन में विद्युत ऋणता किसकी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, सेम होती है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है, नाइट्रोजन की भी 3 होती है, क्लोरीन की भी 3 होती है। अब हाइड्रोलिसिस कैसे चेक करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस NCl3 का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है तो प्रोडक्ट पूछा है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगी, इसमें खुद बोला है NF3 का जल अपघटन नहीं होगा और NCl3 का जल अपघटन हो जाएगा। क्यों, तो NCl3 का जल अपघटन होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, किस तरीके का प्रोडक्ट आएगा देखना। NCl3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, NCl3 की स्ट्रक्चर होती है पिरामिड। पिरामिड का मतलब देखना बच्चों ध्यान से, NCl Cl Cl और इसके पास एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये क्या होगी, NCl3 की स्ट्रक्चर होगी। अब देखना बच्चों ध्यान से, NCl3 का क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस। तो जितने क्लोरीन उतने ही क्या करने हैं, वाटर के मॉलिक्यूल काम में लेने हैं। जैसे अपने किसमें देखा, OCl2 का हाइड्रोलिसिस देखा, 2 क्लोरीन थे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट हुई थी। इसी तरीके से NCl3 का अगर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल काम में आएंगे। 3 वाटर मॉलिक्यूल मतलब क्लोरीन की अगर बात की जाए, क्लोरीन के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। क्लोरीन के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, इसको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज्ड करेगा वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। ये लोन पेयर ऑक्सीजन के इस क्लोरीन वाले को दिए जाएंगे, क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में दिए जाएंगे।
लोन पेयर इसको दिए जाएंगे, लोन पेयर इसको दिए जाएंगे। तो देखना यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ पे कैसा चार्ज इस तरीके से रिएक्शन होती है कि नाइट्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलता है। ये अपने नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेता है, यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलता है। ये अपनी तरफ खींच लेता है, यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो देखना कंपाउंड किस तरीके का बनेगा। यहाँ पे जो रिएक्शन होने के बाद ClOH बनेगा। कितने बनेंगे? 3 वाटर के मॉलिक्यूल, तो 3 ClOH बनेंगे। और नाइट्रोजन पर कितना चार्ज आएगा? N-3। और ये जो H+ निकले इनके साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बने देंगे? NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो नाइट्रोजन जिस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है लगातार, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल काम में लेंगे, तो 3H+ बाहर निकल रही है, ये इस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे, क्या बना लेंगे? अमोनिया। तो 3 तो ClOH के मॉलिक्यूल और अमोनिया मॉलिक्यूल क्या बनते हैं? यहाँ पे एज ए हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसने ये कहा NH3 का तो जल अपघटन नहीं होता, NCl3 का होता है जल अपघटन। कैसे होता है उसकी मैंने बात कर ली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन इसका क्या होगा? हाइड्रोलिसिस से होगा। किस तरीके से होगा मैंने बातें कर ली, नोट कर लो इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है CCl4 का जल अपघटन नहीं होता। CCl4 का जल अपघटन नहीं होता, लेकिन SiCl4 का जल अपघटन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये बताना है, कारण पूछा है। तो SiCl4 का जल अपघटन हो जाता है, CCl4 का जल अपघटन नहीं होता। तो चेक करते हैं क्यों नहीं होता। CCl4 अब देखना बच्चों ध्यान से, इस CCl4 की अगर बात की जाए तो इसमें से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूं तो कम विद्युतीयता किसकी होती है? कार्बन की। ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। तो कम विद्युतीय परमाणु के पास अपने को चेक करना है, अगर जल अपघटन देखना है तो कम विद्युतीय परमाणु कौन है? कार्बन। कार्बन, और मैंने कहा था सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा। इसके पास क्या नहीं है? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा। तो ये बोला है CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अब बात आती है SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। देखना बच्चों ध्यान से, SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, क्यों? तो क्लोरीन और अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा, सिलिकॉन की विद्युत ऋणता कम। तो कम विद्युत परमाणु के पास अपने को चेक करना है, सिलिकॉन के पास। तो सिलिकॉन की अगर बात की जाए थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड, मैंने कहा था थर्ड पीरियड या उसके बाद जितने भी पीरियड के एलिमेंट होंगे उनमें क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। इनके पास क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो इनका हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगा। अब बात आती है SiCl4 का अगर जल अपघटन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो SiCl4 का अपन चेक करते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा। सबसे पहले आप इसको नोट करें। चलिएगा अब देखते हैं SiCl4 का जल अपघटन कैसे होता है, रिएक्शन किस तरीके की होगी। देखना SiCl4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब SiCl ये क्या होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है SiCl4। इसका क्या करवाना है? हाइड्रोलिसिस करवाना है। मैंने कहा जितने क्लोरीन होते हैं उतने ही क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वाटर के मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए? 4, H2O और H2O। ये क्या हो गए? वाटर के मॉलिक्यूल। इस क्लोरीन के पास क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल। इस क्लोरीन के पास क्या होंगे? वैकेंट ऑर्बिटल। इस वैकेंट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा। तो यहाँ से सिलिकॉन की क्या होती है? विद्युत ऋणता
कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो क्या बनेगा, कंपाउंड किस तरीके से बनेगा, 4 वाटर के मॉलिक्यूल और SiCl4। यहाँ से अगर कंपाउंड की बात की जाए तो किस तरीके का बनेगा, देखना SiCl4 अपने क्या काम में लिया, SiCl4 प्लस 4H2O के मॉलिक्यूल, 4 H2O के मॉलिक्यूल। तो यहाँ से किस तरीके की रिएक्शन होती है, इसको हाइड्रोलिसिस करेगा तो कैसे बनेगा, SiOH4 SiOH4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्लोरीन किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, OH के द्वारा, जो वाटर मॉलिक्यूल में है OH उसके द्वारा रिप्लेस होगा, SiOH4 हो जाएगा, प्लस क्या बचा, 4 क्लोरीन और कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन बच गए। तो ये क्या बना देंगे, 4HCl। तो 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, 4HCl। तो SiCl4 का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, SiOH4 प्लस 4HCl। ये जो SiOH4 है, ये जो टेट्रा हाइड्रोक्साइड सिलेन है, इसमें अगर बात की जाए, ये जो SiOH4 है इसका क्या संघनन करवा दें, क्या करवा दें, संघनन, कंडेंसेशन करवा दें, इसका संघनन करवा दें, इसका पॉलीमराइजेशन संघनन करवा दें। संघनन बहुलीकरण का मतलब होता है, इसका अगर कंडेंसेशन करवाया जाए, बहुलीकरण का मतलब पॉलीमराइजेशन, इसके बहुत सारी यूनिट एक साथ अगर काम में ले ली जाए, इसकी बहुत सारी यूनिट एक साथ काम में लेके एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे कौन सा बनता है, SiO2 सिलिका, सिलिका बनती है SiO2। SiOH4 की बहुत सी सारी यूनिट्स काम में लेके, जैसे देखना बच्चों, SiO2 बनता है, इसका संघनन बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन इसका करवाए दें, ये टाइप होता है, पॉलीमराइजेशन का टाइप होता है कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, SiOH की अगर बहुत सारी यूनिट काम में लेके, बहुत सारी यूनिट काम में लेके, एकलक इकाइयां काम में लेके क्या बनाया जाता है, पॉलीमर बनाया जाता है, बहुलक बनाया जाता है। देखना SiOH4 से क्या बनता है, मैंने कहा सिलिका बनती है, SiO2 ये क्या होती है, सिलिका बनती है। इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है, 3D अरेंजमेंट होता है और इसको क्या बोला जाता है, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होती है, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होती है SiO2 सिलिका की। सिलिका किससे बनती है, SiOH4 का संघनन बहुलीकरण करवाने से क्या बनती है, SiO2 बनती है। इसमें क्या होता है, देखना SiO SI इकाई होती है, SiOH एक एकलक इकाई है, एकलक इकाई। इन एकलक इकाई को काम में लेके क्या बनाया जाता है, पॉलीमर बहुलक बनाया जाता है, सिलिका। कैसे, इसमें जो अरेंजमेंट होता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, SiO SI इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, SiO सिलिकन, SiO SI, यहाँ पे भी सिलिकन, O सिलिकन, इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने कहा, इस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है, 3D स्ट्रक्चर होती है, ये SiO SI यूनिट्स क्या मिलती है, एक साथ एकलक के रूप में काम में आती हैं, एक साथ जुड़ के क्या बनाती हैं, बहुलक बनाती हैं, SiO2 सिलिका बनाती है। ये क्या होती है, सिलिका होती है, SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। SiO SI एकलक यूनिट इसमें जुड़ती हैं, तो इनको काम में लेके इन सभी को एक साथ जोड़ के क्या बनाया जाता है, SiO2। इसी को क्या बोला जाता है, संघनन बहुलीकरण, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसको बोला जाता है। तो नोट कर लो इसको कि SiCl4 के जल अपघटन से उत्पाद क्या बनेगा। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SR4 का इंपॉर्टेंट है, SR4 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है लेकिन SF6 का नहीं होता, SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ऐसा SF6 का तो जल अपघटन नहीं होता, SR4 का होता है। ऐसा क्यों होता है, कंपैरेटिवली अपन इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, SR4 एंड SF6। देखना, सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 6, संकरण निकालते हैं इसका। सबसे पहले कितने फ्लोरीन, 4/2, संकरण निकालने का तरीका तो ये होता है 10/2 = कितना होगा, 5।
5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा sp3d संकरण। तो SF4 में संकरण क्या होता आ गया sp3d। SF6 की बात की जाए तो इसके वैलेंस शेल, सल्फर के वैलेंस शेल में 6, कितने फ्लोरीन 6/2, कितने हो गए 12/2, कितना आ गया 6 का मतलब sp3d2 संकरण। sp3d2 का मतलब क्या हो गया, इसकी शेप की अगर बात की जाए तो शेप 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको अपन VSEPR थ्योरी में कंप्लीटली पढ़ लेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जिनका संकरण क्या होगा, उनकी शेप कैसी होती है, इसको अपन VSEPR थ्योरी, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें अपने बात कर लेंगे। इसमें केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR थ्योरी अपने डिटेल में पढ़ लेंगे। वहां पे किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन एंड उसकी शेप किस तरीके से बताई जाती है, वहां पे उसको कंप्लीटली बात कर लेंगे। तो SF4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, सीसा शेप होती है, सीसा शेप, सीसो शेप, या इसको क्या बोल दिया जाता है, पाई शेप स्ट्रक्चर। SF4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पाई शेप स्ट्रक्चर या सीसा शेप स्ट्रक्चर होती है। और SF6 की अगर बात की जाए तो इसमें 6 क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, ज्यामिति जो होगी ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति होगी, अष्टफलकीय ज्यामिति। और sp3d का मतलब क्या हो गया, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो SF4 की मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना ना, इसके तो 6 है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल हो गई, सही है बात, लेकिन SF4 में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका sp3d संकरण होता है, इसका मतलब त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इसकी स्ट्रक्चर नहीं होती, किस तरीके की होती है, सीसा शेप स्ट्रक्चर होती है, ज्यामिति कैसी है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, SF4 के लिए थोड़ा सा डिटेल वहाँ पे अपने VSEPR थ्योरी में पढ़ लेंगे। देखना बच्चों ध्यान से, SF4 के लिए, किसके लिए बता रहा हूँ, SF4 के लिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ये क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी स्ट्रक्चर है SF4। ये सल्फर हो गया, फ्लोरीन कितने 4, लेकिन अपने को 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितने 4 तो बॉन्ड बनेंगे और एक क्या है, लोन पेयर है। 4 तो बॉन्ड फ्लोरीन ने बना रखे हैं सल्फर के साथ, और एक लोन पेयर है, तभी तो क्या है यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रखी है 5। तो कैसे पता करेंगे इसके पास कितने लोन पेयर है, तो मैं बता देता हूँ। अगर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं तो बॉन्ड चेक कर लेना कितने बना रखे हैं सल्फर ने। सल्फर ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं 4, इसका मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बॉन्ड, 5 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बॉन्ड, इसका मतलब डिफरेंस करने का एक क्या है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर कहाँ पे आएगा, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लोन पेयर वहां आता है जहाँ पे लोअर नेगेटिविटी होती है। तो sp3d संकरण में लोन पेयर कहाँ पे आता है, यहाँ पे इस निरक्षीय पे आता है। किस पे आता है, इस निरक्षीय, जो नॉन एक्सियल पॉइंट होता है वहां पे क्या आता है, लोन पेयर आता है। तो ध्यान में क्या रखना है, sp3d संकरण में जो लोन पेयर की कंडीशन होती है, लोन पेयर कहाँ पे आता है, इन पोजीशन पर आता है। ये पोजीशन कौन सी होती है, नॉन एक्सियल पोजीशन होती है, इस पे क्या आता है, लोन पेयर आता है। तो लोन पेयर अगर मैं यहाँ पे रख दूं, एक लोन पेयर मैंने कहा इसके पास कितना लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। तो ये एक लोन पेयर हो गया इसके पास, और बॉन्ड कितने बना रखे हैं, इस सल्फर ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, इसके साथ क्या जुड़े हैं, फ्लोरीन। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होगी, पाई लाइक स्ट्रक्चर होगी, पाई शेप स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला जाता है, पाई शेप स्ट्रक्चर, या तो इसको क्या बोल दो, पाई शेप स्ट्रक्चर बोल दो, या सीसा शेप स्ट्रक्चर होती है SF4 की। तो मैंने बताया कि 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर कहाँ पे आएगा, जहाँ पे लोअर नेगेटिविटी हो। तो लोअर नेगेटिव एटम को अपन ध्यान रखते हैं sp3d संकरण में। इसको अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो अपन VSEPR थ्योरी में डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ मेरा मेन मकसद क्या है, SF4 का सीसा शेप स्ट्रक्चर होती है, sp3d संकरण होता है, लोन पेयर वहां पे आता है जहाँ पे लोअर नेगेटिविटी एटम। लोअर नेगेटिविटी एटम का मतलब अपन नॉन एक्सियल पोजीशन पर क्या रखते हैं, लोन पेयर या लोअर नेगेटिव एटम। तो ये फजान रूल के अकॉर्डिंग वहां पे डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। आप तो इतना ध्यान में रखना, SF4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सीसा शेप स्ट्रक्चर होती है। अब देखना बच्चों ध्यान से, इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस। तो SF4 का हाइड्रोलिसिस तो हो जाएगा, SF6 का नहीं होता। SF6 का बता देता हूँ क्यों नहीं होता। सबसे पहले SF6 का संकरण क्या है, sp3d2 संकरण, ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसको बनाते हैं, देखना SF6 ऑक्टाहेड्रल का मतलब किस तरीके की ज्यामिति होती है, ये सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये भी क्या है, फ्लोरीन
फ्लोरीन फ्लोरीन SF6 SF4 हो गया। ये क्या है SF6। ये ज्यामिति कैसी है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो SF6 की ज्योमेट्री कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल H2O, वाटर का मॉलिक्यूल, जब वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है स्टेरिक हिंड्रेंस। वाटर का मॉलिक्यूल इस कंपाउंड पर क्या नहीं करता रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता इसका कारण क्या है, क्योंकि SF6 में यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, फ्लोरीन का स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। इन सभी का क्या लगता है स्टेरिक हिंड्रेंस। त्रिविम बाधा लगती है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या लगती है त्रिविम बाधा। तो त्रिविम बाधा के कारण, त्रिविम बाधा के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पे क्या देखने को मिलता है H2O, जो H2O का मॉलिक्यूल है इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। H2O का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे त्रिविम बाधा लगती है। फ्लोरीन एटम का साइज थोड़ा क्या है कंपैरेटिवली इनकी क्या लगती है स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है, जिसके कारण इस वाटर के मॉलिक्यूल को इस पर अटैक करने के लिए जगह नहीं मिल पाती। इसी को क्या बोला जाता है त्रिविम बाधा। तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल अगर इसके पास अटैक नहीं करेगा तो इसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होता। तो SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इसका कारण क्या बताया स्टेरिक हिंड्रेंस। त्रिविम बाधा के कारण वाटर मॉलिक्यूल को जगह नहीं मिल पाती। लेकिन इसमें SF4 में कंपैरेटिवली अगर बात की जाए स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो क्या होगा सल्फर के पास, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कंपैरेटिवली कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कम हाइड्रोजन परमाणु के पास ऑर्बिटल होता है वैकेंट ऑर्बिटल। तो सल्फर के पास क्या होगा वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इस सल्फर के पास ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ दे दिए जाएंगे सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल में दे दिए जाएंगे। वैकेंट ऑर्बिटल में दे दिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस वाटर का मॉलिक्यूल को अगर मैं थोड़ा ओपनली लिख देता हूँ तो क्या बनेगा H। अब इसको अगर ये लोन पेयर दे देगा तो यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो कंपाउंड किस तरीके का बनेगा SF4OH बनेगा। कंपाउंड किस तरीके का बनेगा SF4 माइनस और OH, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। इस तरीके से ध्यान में रखना इसको। SF4 माइनस OH क्या बनता है एज ए प्रोडक्ट बनता है, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट बनता है। किसमें SF4 का हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनता है SF4 माइनस OH एज ए प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ SF4 का तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, SF6 का नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, कारण मैंने बता दिया कि SF6 में स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। त्रिविम बाधा के कारण यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को जगह नहीं मिल पाती। जगह नहीं मिलेगी तो इसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा। और SF4 में हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसका पाई शेप स्ट्रक्चर होती है, सीसा लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल को अटैक करने के लिए जगह मिल जाती है। सल्फर के पास क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो इजीली क्या करेगा ये इसके लोन पे इसको दे दिए जाएंगे तो इसका हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। नोट कर लो इसको। चलिए बच्चों, ये बात होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर कुछ उत्पाद अपने को पता होने चाहिए कि जल अपघटन के आधार पर उत्पाद कैसे बनेंगे, उसका जल अपघटन होगा या नहीं होगा। तो ध्यान में एक ही चीज रखनी है कि कम विद्युत ऋण परमाणु के पास क्या होना चाहिए, रिक्त कक्षक या वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा, हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा इसको मैंने बातें कर ली, एग्जाम्पल भी देखे अपने। तो अगर बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपको किसी भी तरीके की किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।